बेटा आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 गृह विज्ञान में मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना। तो पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर में हम देखेंगे इस तरह से फिगर हम बनाएंगे। ये इस तरीके से हम पहले फिगर बना लेंगे। ये मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना है। फिगर के माध्यम से आप देखिए, इसमें क्या है कि मनुष्य का जो हृदय होता है यह बंद मुट्ठी के आकार की रचना होती है। जो हृदय जो वक्ष के बाएं भाग में स्थित होता है। मनुष्य का हृदय वक्ष के बाएं भाग में स्थित होता है, जिसका दायां भाग कुछ दाएं वक्ष की तरफ झुका हुआ है। मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में, ये वक्ष है, वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, जिसका दायां भाग मतलब ये, जिसका दायां भाग दाएं वक्ष की तरफ क्या होता है, झुका हुआ। यह एक बंद मुट्ठी के आकार की, बंद मुट्ठी का मतलब होता है ये रचना यहां से, ये बंद मुट्ठी है। बंद मुट्ठी के आकार की त्रिकोणाकार, ये त्रिकोणाकार है। बंद मुट्ठी के आकार की त्रिकोणाकार रचना होती है, जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और निचला भाग तिकोना होता है। ये ऊपरी भाग चौड़ा है और निचला भाग तिकोना है। तो फिर सुनिए, मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, जिसका कुछ दायां भाग दाएं वक्ष की तरफ झुका होता है। यह बंद मुट्ठी के आकार की त्रिकोणाकार रचना होती है, जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर तथा मोटाई 6 सेंटीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर ये लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा। देखिए, मनुष्य के जो हृदय होते हैं, हृदय के चारों ओर एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली को हृदयावरणी झिल्ली, हृदयावरणी
झिल्ली कहते हैं। ये हृदय वाली झिल्ली है, इसको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। तो हृदय वाली जो झिल्ली होती है ये त्रिस्तरीय होती है। हृदय वाली जो झिल्ली है ये त्रिस्तरीय होती है। इसके 3 स्तर होते हैं। एक होता है पेरिकार्डियम, दूसरा होता है, हम ऐसे कह सकते हैं, एक्टोकार्डियम, मीसोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एक्टो, मीसो, एंडो, 3 स्तर होता है। तो जो 3 स्तर है, ये 3 स्तर हृदय को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करते हैं। मतलब हृदय वाली झिल्ली का कार्य होता है कि यह हृदय को बाह्य आघातों से बचाती है। दूसरा होता है घर्षण से सुरक्षा करता है। तो देखिए इन स्तरों के बीच द्रव भरा होता है। इस द्रव को कहते हैं हृदयावरी द्रव। इसको इंग्लिश में कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसको कहते हैं हृदयावरी द्रव। ये इसमें हृदयावरी द्रव भरा होता है। और हृदयावरी द्रव एक लुब्रिकेंट्स, स्नेहक का कार्य करता है। तो जो लुब्रिकेंट्स होता है स्नेहक, और स्नेहक का कार्य मतलब चिकना, तो चिकनाहट प्रदान करता है। तो चिकनाहट के कारण क्या होगा, यह इन झिल्लियों को घर्षण से क्या करेगा, बचाएगा। तो हृदय वाली द्रव जो होता है पेशियों को, उनको घर्षण से क्या करता है, बचाता है। दूसरा होता है कि भित्तियों को नम बनाए रखता है। अब हम देखते हैं हृदय के संरचना के बारे में। तो मनुष्य का हृदय जो होता है वो 4 चैम्बर में बटा होता है, 4 कोष्ठों में बटा होता है। इसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। 2 अलिंद 2 निलय होते हैं। इसमें एक है, इसको कहते हैं दायां अलिंद, और इसको कहते हैं बायां अलिंद। ये तो बेटा चर्चा कर रहे थे, फिर इस बार कर रहे हैं क्योंकि हृदय जो होती है, इस हृदयावरी झिल्ली द्वारा क्या होती है, घिरी होती है। हृदयावरी झिल्ली जो होती है हृदय को बाह्य आघातों से, चोट से क्या करती है, बचाती है। हृदयावरी झिल्ली के 3 स्तर होते हैं। एक होता है एक्टोकार्डियम, दूसरा होता है मीसोकार्डियम, तीसरा होता है एंडोकार्डियम। एक्टोकार्डियम, मीसोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये 3 स्तर हृदयावरी झिल्ली के होते हैं। इन झिल्लियों के बीच एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हृदयावरी द्रव कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, हृदयावरी जो द्रव है, ये हृदयावरी द्रव जो होता है वो लुब्रिकेंट्स, स्नेहक का कार्य करता है। जैसे तेल वगैरह होता है जिसमें चिकनाहट होती है, उसी तरह से ये लुब्रिकेंट्स होता है, स्नेहक होता है, जिसमें चिकनापन होता है। यह हृदय की भित्तियों को नम बनाए रखता है। इसके साथ साथ उनकी भित्तियों को घर्षण से बचाता है। अब इसमें ये देखते हैं कि मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों में, 4 चैम्बर में बटा होता है। एक ये है, इसको कहते हैं दायां अलिंद,
इसको कहते हैं बायां अलिंद। ये बायां अलिंद, इसको कहते हैं लेफ्ट आर्टिकल। एक राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। उसी तरीके से ये जो होता है इसको कहते हैं दायां निलय। इसको कहते हैं दायां निलय, सॉरी बायां निलय। ये बायां निलय हो गया, इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब उसमें क्या होता है कि देखिए बायां निलय और ये क्या हो गया दायां निलय। इसको कहते हैं दायां निलय। ये हो गया दायां निलय, ये दायां निलय है। अब एक बायां निलय हो गया। एक जो होता है क्या है बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल ये हो गया। तो कहने का मतलब है कि एक दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। इस तरह से हो गया दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। अब इसमें देखिए क्या है कि इस दोनों, चाहे ये अलिंद निलय के बीच हो चाहे अलिंद निलय के बीच हो, इन दोनों अलिंदों निलयों के बीच कपाट होता है। तो जो दायां जो होता है अलिंद और निलय के बीच, इसमें त्रिवलन कपाट होता है। त्रिवलन कपाट, और इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। और बाएं अलिंद और निलय के बीच यहां पर द्विवलन कपाट होता है। द्विवलन कपाट, ये द्विवलन कपाट है। इसको बाइकस्पिड वाल्व, ये बाइकस्पिड वाल्व। त्रिवलन कपाट, द्विवलन कपाट। अब इसमें देखिए ये तो अलिंद और दाएं निलय बाएं निलय के बीच की कपाट की बात हो गई। ये क्या है, इसको कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार कपाट। इसको 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 भी, इसमें भी कहते हैं चंद्राकार कपाट। ये कौन सा है, ये बायां, यहां लिख देंगे बायां अर्धचंद्राकार कपाट, और ये दायां है, इसके आगे लिख देंगे दायां अर्धचंद्राकार कपाट। इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट सेमी ल्यूनर वाल्व। ये राइट सेमी ल्यूनर वाल्व, इसको कहते हैं लेफ्ट सेमी ल्यूनर वाल्व। ये हो गया बायां अर्धचंद्राकार कपाट, ये हो गया दायां अर्धचंद्राकार कपाट। अब इसमें देखिए यहां पर ये जो होता है इसको कहते हैं फुफ्फुसीय
इसको कहते हैं सिरा, फुफ्फुसी सिरा। इसको इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन, और इसको कहते हैं फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी। इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और देखिए इसके ऊपर जो रचना लगी हुई है इसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। हिंदी में कहते हैं अग्र महाशिरा। ये अग्र महाशिरा हो गया। इसको लिखते हैं सुपीरियर वेना कावा। इसको लिखते हैं पश्च महाशिरा। इसको लिखते हैं इन्फीरियर, इन्फीरियर वेना कावा। अब देखिए यहीं पर एक रचना और है, इसको कहते हैं कि एवार्टा है, एवार्टा महाधमनी। उसी तरह से ये होता है पश्च महाधमनी, पश्च महाधमनी, इंफीरियर एवार्टा। अब ये फिगर बन गया, नामांकन हो गया। चलते हैं अध्ययन में, किस करते हैं। तो हमने कहा था कि मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर में बैठा होता है, जिसमें 2 अलिंद और 2 विलय होते हैं। दायां अलिंद और दायां विलय, और बायां अलिंद और बायां विलय। ये बायां विलय, बायां अलिंद, ठीक। देखिए इसमें जो दायां होता है अलिंद होता है, ये बड़ा होता है, और बायां अलिंद क्या होता है, छोटा। फिर दायां निलय जो होता है ये छोटा और चौड़ा होता है, जबकि बायां निलय लंबा और पतला होता है। फिर से कि दाहिना अलिंद बाएं अलिंद की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा, और ये वाला क्या होता है, छोटा होता है। दायां जो निलय होता है ये छोटा और चौड़ा होता है, और बायां जो निलय होता है ये लंबा तथा पतला होता है। इसमें देखिए क्या है कि जो इसी दाहिने अलिंद के ठीक पीछे ऊपर से अग्र महाशिरा का सूत्रपात मतलब प्रवेश करता है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं बंद मुट्ठी, इस तरीके से देखते हैं तो ये रचना इसके से दिखाई पड़ती है। बंद मुट्ठी कहते हैं, ये शिरा है, इसको कहते हैं अग्र महाशिरा, इसको कहते हैं पश्च महाशिरा। तो ये शिरा जो होती है ये पीछे से दाहिने अलिंद के ठीक पीछे से अंदर प्रवेश करके नीचे की ओर आती है। तो अब यहाँ पर जब ये आती है तो आने के बाद ये ऊपरी जो भाग होता है इसको कहते हैं अग्र महाशिरा, और इसको कहते हैं पश्च महाशिरा। एक अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा। देखिए शिराओं का कार्य होता है कि शरीर के समस्त भागों से रुधिर एकत्रित करके कहां तक पहुंचाना, दाहिने अलिंद तक, क्योंकि शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है और धमनियों में शुद्ध रुधिर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक शिरा ऐसा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। कौन सा है, फुफ्फुसीय शिरा। केवल फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है, और वहीं पर धमनी में हमने कहा कि धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन एक ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। वो कौन सा है, फुफ्फुसीय धमनी। इसमें अशुद्ध
और उसमें शुद्ध, नहीं तो क्या होता है शिराओं में अशुद्ध रुधिर डीऑक्सीजनेटेड, और इसमें जो होता है धमनी में ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनिक डीऑक्सीजनिक उसको कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये होता है कि ये शिरा जब अंदर प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक गांठ, इस तरह की गांठ बन जाती है, इसको कहते हैं शिरा अलिंद गांठ, शिरा अलिंद गांठ, ये शिरा अलिंद गांठ कहते हैं। तो देखिए शिरा अलिंद गांठ जो होती है इसको इंग्लिश में कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, शिरा अलिंद गांठ। ये गांठ कब बनी कि देखिए भ्रूणावस्था में फोरामेन ओवैलिस, एक फोसा ओवैलिस है फोरामेन, तो यहां पर ये होता है कि दाहिने अलिंद के ठीक पीछे भ्रूणा अवस्था में गड्ढा होता है, इसे फोरामेन ओवैलिस कहते हैं। तो ये फोरामेन ओवैलिस अंडाकार गवाक्ष, इसे अंडाकार गड्ढा कहते हैं। तो उसके अवशेष से क्या बनता है फोसा ओवैलिस। तो फिर सुनिए, दाहिने अलिंद के ठीक पीछे फोसा ओवैलिस नामक एक गड्ढा होता है, मतलब इसके पीछे एक गड्ढा है जहां से ये अग्र महाशिरा अंदर प्रवेश कर रही है। तो दाहिने अलिंद के ठीक पीछे फोसा ओवैलिस नामक एक गड्ढा होता है जो भ्रूणावस्था में फोरामेन ओवैलिस के अवशेष से बनता है। तो यहाँ पर जो भ्रूणावस्था में फोरामेन ओवैलिस के अवशेष से फोसा ओवैलिस बना, और यहाँ से ये अग्र महाशिरा जो होता है प्रवेश किया, तो यहाँ पर एक गांठ बना। इसी गांठ को कहते हैं शिरा अलिंद गांठ कहते हैं या पेसमेकर कहते हैं, जो हृदय को धड़काने का कार्य करता है। ये हृदय को धड़काने का कार्य करता है। अब यहाँ पर ये है कि देखिए ये ऊपर से प्रवेश की, इसको अग्र महाशिरा कहे, और ये नीचे से प्रवेश, ये पीछे से होकर के नीचे तरफ आ रही है, इसको पश्च महाशिरा। तो शरीर का जो दो भाग है, उच्च अग्रांग और निम्न, तो यहाँ पर क्या होता है कि ऊपर से रुधिर को लेकर के यहाँ पर अलिंद में लाती है, दाहिने अलिंद में, और ये नीचे से रुधिर को, शरीर के निचले भाग से रुधिर को लेकर के ये इस दाहिने अलिंद में यहाँ लाती है। अब इसके कारण क्या होता है कि इसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने पर ये क्या होता है कि जब आयतन बढ़ जाएगा इसका प्रकुंचन दाब भी बढ़ जाएगा। देखिए इसमें अलिंद और निलयों में दो क्रियाएं होती है, एक होता है प्रकुंचन, एक होता है अनुशीतलन। इसको कहते हैं सिस्टोल डायस्टोल। अब यहाँ पे प्रकुंचन अवस्था में आ गया आयतन बढ़ने के कारण। अब ये उस रुधिर को क्या करेगा, पंप करेगा। तो हमने कहा कि अलिंद और निलय के बीच कपाट होता है, तो इसमें दाहिने अलिंद के निलय के बीच त्रिवल कपाट होता है। ये कपाट जो होते हैं रुधिर को अलिंद से निलय में तो आने देते हैं, लेकिन निलय से वापस अलिंद में आने नहीं देते। तो ये वाल्व होता है, इस तरह से वाल्व है, ये वाल्व है। अब इसका जो होता है भाग, ये चौड़ा इसका पतला है, तो यहाँ पे जब दाब बनता है रुधिर का, ये भाग होता है इससे खुल जाता है, फैल जाएगा और रुधिर आ जाएगा नीचे। फिर जैसे दाब कम होगा फिर भी आ जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो इन कपाटों के खुलने और बंद होने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसे लप डब की ध्वनि कहते हैं। तो इस तरह से वेग होता है इसमें लप डब का। अब यहाँ पर ये द्विबल कपाट हो गया, त्रिबल कपाट हो गया। अब ये प्रकुंचन अवस्था जब हुई, इसकी आयतन बढ़ गया, रुधिर इसमें एकत्रित हो गया, ये भर गया कुंडल, तो ये धकेल देता है कहां पर,
नीले में पंप कर देता है। अब ये दाहिने अलिंद से रुधिर इस त्रिवल्क कपाट के द्वारा क्या कहां भेजा गया? दाहिने नीले में। तो हमने कहा कि ये कपाट जो होते हैं रुधिर को अलिंद से नीले में तो आने देते हैं परंतु वापस अलिंद में जाने नहीं देते। अब यहाँ पर ये है कि अब इस जब ये पंप कर देगा तो इसकी कौन सी अवस्था होगी? अनुशीतलन, डायस्टोल हो जाएगा। अब इसकी कौन सी अवस्था होगी? प्रकुंचन। ये प्रकुंचन हो गया, अनुशीतलन क्योंकि पंप कर दिया। अब ये जब प्रकुंचन अवस्था हो जाएगी इसका आयतन बढ़ जाएगा, इसमें प्रकुंचन दाब लगेगा, डायस्टोलिक प्रेशर लगेगा। यहाँ सिस्टोलिक प्रेशर कार्य कर रहा है, डायस्टोलिक प्रेशर। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये प्रकुंचन अवस्था में था तो रक्त पंप किया तो नीले में आ गया। अब इसकी अवस्था अनुशीतलन हो गई, इसकी अवस्था प्रकुंचन हो गई। अब यहाँ पर से डायस्टोलिक दाब लगेगा, ये उस रुधिर को पंप कर देगा। पंप करने के बाद ये रुधिर किसमें धकेलेगा? फुफ्फुसी धमनी में। इसमें धमनी में अपवाद होता है, पैरेटो सिस्टमैटिक चाप जो होती है उसके कारण हो गया अपवाद हो जाता है कि जो धमनी में शुद्ध रुधिर बहती थी अब यहाँ क्या हो गया? अशुद्ध, क्योंकि ये रुधिर को पंप कर दिया धमनी में। तो धमनी को कहते हैं फुफ्फुसी धमनी। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धमनी उस अशुद्ध रुधिर को लेके जा रही है फेफड़े में, तो इसलिए उसको कहते हैं फुफ्फुसी धमनी। इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई, तो पल्मोनरी आर्टरी में जब डीऑक्सीजनित रुधिर शुद्ध होने के लिए फेफड़े में जाती है और फिर फेफड़े से शुद्ध रुधिर इस जो होता है इसको कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा, क्योंकि फुफ्फुस को जा रही है तो ये शिरा जो होती है शुद्ध रुधिर को लेकर के कहां जाएगी? बाएं अलिंद में। अब ये तो ले गई फेफड़े में शुद्ध करने के लिए, फेफड़े से शुद्ध रुधिर को फुफ्फुसी शिरा लेके आया बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद जब लेके आता है तो ये पोटर भर जाता है। अब यहाँ पर कौन सा लगेगा? सिस्टोलिक प्रेशर, प्रकुंचन दाब। अब इस प्रकुंचन दाब के कारण क्या होता है? यह इस रुधिर को किसमें? बाएं नीले में पंप कर देता है। किसके द्वारा? द्विवलन कपाट। ये हमने लिखा द्विवलन कपाट, बाइकास्पिड वाल्व, और यहाँ देखिए यहाँ लिखा है ट्राइकास्पिड वाल्व। तो यहाँ पर दो ही कपाट होते हैं, यहाँ पर 3 कपाट होता है, 3 कपाट और 2 कपाट। तो ये भी क्या होता है? रुधिर को अलिंद से नीले में तो आने देते हैं लेकिन वापस जाने नहीं देते। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए एक तरफ अशुद्ध रुधिर बह रहा है, एक तरफ शुद्ध रुधिर बह रहा है। इसी को दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। ये मनुष्य के हृदय की संरचना की एक खासियत है, इसमें देखिए क्या दोहरा परिसंचरण, एक तरफ अशुद्ध रुधिर, एक तरफ क्या है? शुद्ध रुधिर। तो यहाँ से जब पंप कर दिया तो ये कौन सा हो गया? अनुशीतलन, और ये कौन सा हो गया? प्रकुंचन। अब प्रकुंचन जब यहाँ पे हो जाएगा तब ये दाब बढ़ जाएगा, डायस्टोलिक प्रेशर लग जाएगा। फिर ये जो होता है उस रुधिर को पंप कर देगा अर्धचंद्राकार कपाट में के द्वारा जो होता है पंप कर देगा, ये पहुंच जाएगा एओर्टा में। इसमें? महाधमनी में। अब महाधमनी में पहुंच गया अनुशीतलन, ये पहले था प्रकुंचन, तब ये पंप किया, ये अनुशीतलन हो गया, प्रकुंचन हो गया, फिर इसमें फिर आ गया। तो इस तरह से अलिंदों और नीलियों में एक बार प्रकुंचन, एक बार अनुशीतलन, एक बार सिस्टोल, एक बार डायस्टोल, ये क्रियाएं होती है। तो यहां से जब ये पंप करता है तो ये चला जाता है एओर्टा में, अग्र महाधमनी में, जिसके द्वारा शुद्ध रुधिर अग्र तथा पश्च महाधमनियों के द्वारा क्या करता है? हार्ट जो होता है उसको पंप कर देता है, जिसके द्वारा शरीर के समस्त भागों तक इस रुधिर को क्या कहता है? पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से हृदय, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। हृदय की जो धड़कन होती है वो 72 बार होता है, 72 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में
दोबारा से मिलेंगे। धन्यवाद।